जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है लिवर से। जी हां, लिवर अगर खराब हो जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इसका बेहद ख्याल रखना जरूरी है। हमारी सोच बन गई है कि सिर्फ ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लीवर के ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ी है जो शराब नहीं पीते, यानी कि लीवर को खराब करने वाली वजहें और भी हैं। डॉक्टर्स की राय में 10 घंटों तक लगातार बैठकर काम करने और एक्सरसाइज नहीं करने से भी लीवर की बीमारी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम लिवर को लेकर सावधान रहें और इसकी बीमारी को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। इधर अच्छा, ये बात बहुत आम है और रटा हुआ ज्ञान है। जिसने अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग नहीं सुना हो वो भी जानता है कि शराब पीने से लिवर खराब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शराब पीते हैं सिर्फ उनका ही लिवर खराब होता है, बल्कि अच्छी खासी तादाद उनकी भी है जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और फिर भी उनका लिवर डैमेज हो रहा है। अंदाजा है कि कोरोना और उसके बाद शराब नहीं पीने वालों में लिवर की बीमारी 25% बढ़ गई है। इसलिए लिवर की सेहत को लेकर सतर्क रहने और हॉर्न बजाने की जरूरत है। पहले समझिए कि शराब के अलावा कौन सी चीजें लिवर के लिए खतरनाक होती जा रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 10 से 12 घंटे तक एक जगह बैठकर काम करने वाले युवा लिवर की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए इनमें अधिकतर कॉरपोरेट या आईटी में काम करने वाले युवा हैं। ऐसे युवा न सिर्फ लगातार बैठकर काम करते हैं बल्कि एक्सरसाइज, वॉक या योगा भी नहीं करते। इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा हो सकता है। इस तरह ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन नई स्टडी क्या कहती है इसे भी समझना जरूरी है। इसके मुताबिक अधिक शराब पीने वाले 85% लोगों को लिवर की बीमारी होती है। इनमें से 40% का लिवर खराब हो जाता है। लेकिन लिवर की बीमारियों के मामले में पिछले 3 साल में शराब नहीं पीने वाले और शराब पीने वालों की तादाद लगभग बराबर हो गई है। एक बात और समझने की है, शराब से लिवर को नुकसान 40 की उम्र के बाद दिखता है, जबकि शराब नहीं पीने वालों को 30 की उम्र में भी लिवर की बीमारी हो रही है। लिवर की बीमारी के मामले में बदला हुआ ट्रेंड चिंताजनक है और जरूरी है कि हम अपनी पुरानी सोच बदलें, तभी लिवर की सेहत को लेकर जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है, जो खराब खान-पान और बिगड़े हुए रूटीन की वजह से हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में भारत में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह मोटापा और डायबिटीज है। साथ ही एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड का इस्तेमाल है। हालांकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हालात बिगड़े तो ये लिवर सिरोसिस जैसी कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। लिवर में ज्यादा फैट जमा होने से डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। यानी लिवर के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिनको ये समस्या है वो खास तौर पर अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें। अधिक प्रोटीन और कम फैट या कम कार्बोहाइड्रेट वाली हेल्दी डाइट लें। जिनको समस्या नहीं है वो भी खान-पान का तौर तरीका अच्छा करें और एक्सरसाइज करें, तो लिवर मजबूत रहेगा और सेहतमंद रहेगा। तो लिवर को लेकर खुद भी सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लीवर की बीमारी की वजह क्या है और उससे बचने का तरीका क्या है, इस पर हमने बात की डॉक्टर प्रवीण शर्मा से। इनकी राय बहुत गौर से सुनिए। फैटी लीवर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। यदि हम दिल्ली के अंदर ही ले 100 में से यदि हम 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करें तो लगभग 20% लोगों को फैटी लीवर आएगा। फैटी लीवर के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण होता है अल्कोहल पीना। यदि हम एक्सेस अल्कोहल पीते हैं तो फैटी लीवर होता है, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग अल्कोहल नहीं पीते उनको फैटी लीवर नहीं होता।
बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं जिनको फैटी लिवर होता है, जिसका मुख्यतः कारण होता है कि लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड चेंजेस। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे हमारे देश में काफ़ी लोगों को मोटापा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोगों को शुगर होती जा रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ऑफिस जाते हैं, मैक्सिमम टाइम बैठे रहते हैं, घर आया, खाना खाया, फिर सो गए, फिर ऑफिस गए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा खाना खाना, मोटापा, ये सब भी एक फैटी लीवर के कारण होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि अल्कोहल से ही फैटी लीवर होता है, आजकल अल्कोहल की बजाय दूसरी चीज़ों से फैटी लीवर ज़्यादा होता है। तो जिस व्यक्ति को यदि अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हो या किसी और कारण से हो, जैसे उसको शुगर है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसके लीवर की इंजरी उतनी होती है जितना अल्कोहल से होती है। तो एक बहुत सीरियस इशू होता है। जितना अल्कोहल को अवॉइड कर सके उतना जरूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि सब लोग बिजी हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बट ट्राई टू टेक आउट सम टाइम, एटलीस्ट 15 मिनट की एटलीस्ट कुछ अपने लिए एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप अपने लिए एक्सरसाइज करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप लंबे समय तक काम करोगे। रादर देन कि आप बहुत ज्यादा काम करो, एक्सरसाइज नहीं करें, तो आप थोड़ी देर के लिए काम करोगे। तो एक्सरसाइज करना, फल फ्रूट खाना, जूस नहीं पीना कभी। हमारे देश में प्रथा है कि अरे कमजोरी लग रही है, चलो 2 गिलास जूस पी लो। रादर देन टेकिंग जूस, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट से हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरीज जाती है, जो अच्छे तत्व जाते हैं, वो भी फैटी लीवर को कम करते हैं। 15 मिनट की एक्सरसाइज करें। चीनी का जितना से कम सेवन हो उतना कम सेवन करना चाहिए। हमें मिठाई खाने का शौक होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों का, मीठा हमें सबको अच्छा लगता है, तो जितना भी कोशिश करें मीठा कम खाना चाहिए। अगली खबर डायबिटीज की बीमारी से जुड़ी है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लाखों लोगों की हर साल जान पर बनाती है और इसका असर घर, परिवार से लेकर मेडिकल सिस्टम पर पड़ रहा है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि खान पान में लापरवाही का डायबिटीज से गहरा कनेक्शन है। इसलिए डायबिटीज के मामले में डाइट को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। चमक दमक, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, साथ ही शौक सुविधाओं के तमाम इंतजाम। देखा जाए तो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत दिखती है। पढ़े लिखे कामकाजी लोगों की जिंदगी में यूं तो जरूरत का हर एक सामान है, लेकिन क्या सेहत को लेकर भी ये लोग सावधान हैं? दिन रात काम करते और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहीं सेहत की फिक्र पीछे तो नहीं छूट गई? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में की गई एक स्टडी के अनुसार खाने पीने में लापरवाही की वजह से दुनिया डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का सामना कर रही है। और भारत के लिहाज से ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी पहले से ही डायबिटीज की चपेट में है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मेडिकल जर्नल नेचर मेडिसिन में छपी इस स्टडी में क्या सामने आया है। तो इसके अनुसार दुनिया में हर साल डायबिटीज के 1 करोड़ 40 लाख केस की वजह खराब खान पान है। स्टडी में 1990 से 2018 तक के डेटा का इस्तेमाल किया गया है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खान पान के तौर तरीकों को देखा गया है। डायबिटीज आज दुनिया और भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और इसका कनेक्शन खान पान और लाइफस्टाइल से है। ये स्टडी भी खान पान को लेकर लोगों को सावधान करती है, जिसमें खान पान की दर्जन भर चीजों पर गौर किया गया और इसमें सामने आया है कि टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ाने में खान पान की 3 आदतों का योगदान सबसे ज्यादा है। पहला, साबुत अनाज कम खाना, दूसरा, परिष्कृत चावल ज्यादा खाना और तीसरा, जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड मीट खाना। इसके अलावा भी कई दूसरे फैक्टर अहम हैं, मसलन जरूरत से ज्यादा फ्रूट जूस पीना, सब्जियां या बीज का कम इस्तेमाल और सूखे फल नहीं खाना, यानी जो शरीर के लिए ठीक नहीं उसकी मात्रा भोजन में ज्यादा है और जो जरूरी है उसे लोग कम से कम खा रहे हैं। स्टडी ये भी कहती है कि इसी वजह से डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है और आगे भी तेजी से बढ़ सकती है। इस स्टडी में दुनिया के 184 देशों को शामिल किया गया है और चिंता की बात यह है कि सभी देशों में 1990 से 2018 के दरमियान डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसका असर व्यक्ति, उसके परिवार और हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ा है। हम आपको भारत में इस बीमारी से जुड़े आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इस बीमारी से लड़ने के लिए खान पान और खान पान के तौर तरीकों को ठीक करना बेहद जरूरी है और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ये रिपोर्ट जो आपने देखी असल में वो टाइप 2 डायबिटीज को लेकर है, जो टाइप 1 डायबिटीज से अलग होता है। हालांकि दोनों के लक्षण कमोवेश एक जैसे होते हैं। दोनों ही केस में शरीर ग्लूकोज को ठीक से स्टोर और इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन दोनों के बीच का फर्क आपको समझना होगा। टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जबकि टाइप 2 में शरीर को इंसुलिन पर जितना रिस्पांस देना चाहिए वो नहीं मिलता। इस तरह दोनों तरह की डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा होता है, जो शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जहां टाइप 1 के लक्षण तुरंत नजर आते हैं, वहीं टाइप 2 के लक्षण वर्षों तक दिखाई नहीं देते। पता तब चलता है जब परेशानी बढ़ती है। दोनों ही तरह के डायबिटीज को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो कई तरह की समस्याएं हो सकती है और ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में ये बीमारी बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7.4 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, लेकिन 2045 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 12.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरह चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि बड़ी आबादी ऐसी है जिसे इस बात की खबर तक नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर हो सकता है। दूसरी चिंता की बात यह भी है कि भारत में 20 साल से कम उम्र के 2.29 लाख से ज्यादा युवा डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस तरह ये बीमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। 2021 में दुनिया भर में डायबिटीज से 67 लाख मौतें हुई है। मौत के मामले में चीन, फिर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत है, जहां पर 6 लाख लोगों की मौत हुई है। इसलिए इस बीमारी से सावधान रहना बेहद जरूरी है। जैसा कि स्टडी में दावा किया गया है, इसका कनेक्शन खान पान से है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ क्या खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पर हमने बात की डाइटिशियन पूजा यादव से। प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड आइटम, प्रोसेस्ड केमिकल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि उससे आपको डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जंक फूड, पिज्जा, बर्गर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंक फूड हैं जिसमें मैगी ओनली मैदा से बने हुए होते हैं, माइक्रोनी। ये सारे फूड जो होते हैं वो हाई कार्ब्स के होते हैं, जिसमें बिल्कुल नील अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्राइड आइटम्स, जो कि अपनी डाइट में आपको नहीं लेने हैं। उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ्राइड फैट्स होते हैं, जो कि आपको अपने डाइट से इतने फैट्स ऐड नहीं करने, जो कि आपको ओबेसिटी का भी कारण होते हैं, हाई फैट डाइट। तो इसके बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर इंटेक करना है और डाइट को एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर इंटेक अच्छा करना है। स्प्राउट्स ऐड करने हैं अपनी फुल डे की डाइट में। इसके अलावा आप योगा और वॉक जरूर करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हमारी हो गई, लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो गई है, जिसकी वजह से भी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं और डायबिटीज के भी शिकार। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। वक्त के साथ ड्रोन, आपको बता दें, ड्रोन को लेकर नई नई तकनीक का इजाद हो रहा है, क्योंकि दुनिया को यह समझ आ गया है कि ड्रोन के मायने क्या है, जरूरत क्या है। ये ड्रोन कृषि से लेकर रक्षा के क्षेत्र में मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए ड्रोन को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है। भारत में भी हर तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है। देश में ड्रोन के विकास की रफ्तार बता रही है कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक के मामले में भारत नए नए आयाम हासिल कर रहा है। आज भारत में हर किस्म के ड्रोन का निर्माण हो रहा है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं देश के अंदर, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हर क्षेत्र में ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आम जन का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए ड्रोन हब के तौर पर लगातार जो है वो भारत को विकसित करने की कोशिश भी की जा रही है।
भारत की ड्रोन शक्ति से रूबरू कराने के लिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने गुरुग्राम के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का दौरा किया और वहां पर बनने वाले ड्रोन्स के बारे में विस्तार से जाना। वक्त के साथ हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तो नए नए ड्रोन के विकास की राह भी खुलती गई है। गुरुग्राम के इस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में कई तरह के ड्रोन्स का निर्माण होता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये एक ही दिन में करीब 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकता है। एग्रीस्टार जो है ये हमारा एक किसान ड्रोन है एग्रीकल्चर स्प्रे के लिए। इस ड्रोन की खासियत क्या है, इसमें एक तो अभी 10 लीटर का टैंक लगा है, तो जितने भी अब आगे हम मूव कर रही है हमारी पूरी इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की, केमिकल की, कि नैनो ड्रोन्स यूज हो लिक्विड वाले। तो अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड केमिकल्स की तरफ अगर बढ़ चुके हैं जिनका छिड़काव होना होगा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एकदम सबसे सक्षम है और सबसे आगे है इनको स्प्रे करने के लिए। क्योंकि ये एक ड्रोन अगर आप एक दिन ले जाएं, एक गांव में ले जाएं, तो ये 20 से 25 एकड़ एक दिन में कवर करके आ सकता है, जहां नॉर्मल जो हमारी किसान लेबर रहती है वो 2 से 3 एकड़ ही अचीव कर पाती है। ये सेंटर ड्रोन डिजाइन करने के साथ साथ लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। यहाँ डिजिटल मैपिंग का सर्वे कराने वाला ड्रोन भी मौजूद है, जो प्रॉपर्टी का डिजिटल मैप तैयार करता है। देखिए कैमरा लगा हुआ है नीचे, एक सोनी का हमने सेंसर लगाया है, ये सोनी A6000। ये जाकर इस टाइम पे हमारे 50 से ऊपर टीम इस टाइम पे यूपी, कर्नाटका, गुजरात में एक स्वामित्व स्कीम है पीएम मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पे घरोनी डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे लोगों को। तो ये वो हमारा सर्वे मैपिंग का ड्रोन है जो इंडिया में बना है, और जाकर अब ये ड्रोन आगे जाकर लोगों की मदद करेगा उनको लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिलने में। किसी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए इस सेंटर पर एक खास ड्रोन भी तैयार किया गया है, जो सुरक्षा और जासूसी के काम भी आ सकता है। ये जो ड्रोन है हमारा VTOL ड्रोन है। इसकी खासियत क्या है कि दिखता जहाज की तरह, पर इसको एक तो टेक ऑफ और लैंड करने के लिए ये केवल यहीं से खड़ा हुआ ऊपर वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड। इसको कोई रनवे नहीं चाहिए कोई जहाजों की तरह, पर एक पॉइंट के बाद पे ये चारों पंखे जो है बंद होकर वो पीछे वाला शुरू हो जाता है और ये जहाज बन जाता है। तो इसके 2 बड़े अच्छे यूज केसेस हैं। एक, अगर आपको कोई लॉन्ग रेंज मिशन करनी है, जैसे हम ऐसा ही एक ड्रोन बिहार सरकार में एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में इलीगल लिकर जो होती है, जो बनती है गंगा की गैंजीज के किनारे, उसमें ऐसा एक ड्रोन यूटिलाइज करा जा रहा है जिसमें आप पकड़ पा रहे हैं कि ये सर्वेलेंस की एक्टिविटी हो रही है। और यही सेम ड्रोन सर्वे में भी, अगर आपको बड़ा एरिया ज्यादा कवर करना है एक फ्लाइट टाइम में, तो 75 मिनट तक का ये उड़ के एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल ही कवर करता है। देश में कई ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं और देश के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल साबित हो रहे हैं। ऐसे सेंटर प्रमाण हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पूरे विश्व का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इस मशीनरी सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हम विकसित भारत की नई तस्वीर को पेश करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन जो है शायद हो सकता है उस इलाके में पहुंच पाए जो हम लोग अभी से परिकल्पना कर रहे हैं कि जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता और मदद को पहुंचाना है। और एक और बात भी आप समझिए कि ये वो मशीन है जो विकसित भारत की तस्वीर तो पेश करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ वरुण सिन्हा। सूरत के 4 युवकों ने मिलकर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो न केवल सड़कों पर इंसानों की तरह चलता नजर आएगा, बल्कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे काम भी सौंप सकते हैं। फिलहाल ये ट्रायल पीरियड में है, लेकिन अभी से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये नए किस्म का तांगा सूरत में इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर उतरते ही इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जब ये रोबोट तांगा खींचता है तो देखने वाले हैरानी से बस देखते रह जाते हैं। आपको बस लगाम थामनी है, फिर जहां मर्जी ले चलिए। पुराने जमाने में कभी तांगा चला करते थे और लोग उन पर सफर किया करते थे, लेकिन अब आधुनिक जमाना है और आधुनिक जमाने में कहीं न कहीं तांगा का जो आकार है वो बदल चुका है। ये रोबोटिक तांगा तैयार किया है उन 4 युवकों ने मिलकर जो अक्सर कुछ नया बनाने की जुगत में रहते हैं। इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, लेकिन सपने बड़े हैं। ये इंजीनियर लड़के सूरत के पांडेसरा इलाके में रहते हैं। इस रोबोट से पहले भी 4 रोबोट तैयार कर चुके हैं, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से।
हालांकि इनका कहना है कि ये रोबोट अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ इसके पांव पर काम हुआ है। ट्रायल के लिए सड़क पर उतारा था, लेकिन लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बन गया और इसके वीडियोस वायरल हो गए। अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। इसमें सारे जो मैकेनिज्म है अभी पूरे बने ही नहीं है, सिर्फ लेग बना है, अभी इसका हैंड बाकी है, फेस बाकी है, पूरी बॉडी बाकी है। इसमें हम लोग अलग अलग सेंसर लगाने वाले, वो पूरा प्रोजेक्ट बाकी है अभी इसमें। और अगर मटेरियल की अभी हाल फिलहाल में बात करूं तो इसमें हमने MS के और मोटर, कंट्रोलर, थ्रोटर, अलग अलग टाइप के सेंसर यूज किए हुए हैं इसको चलाने के लिए। और खास करके इसमें हमने लिथियम आयन बैटरी यूज की है जो कम साइज में ज्यादा किलोमीटर रेंज देती है। फिलहाल इसे बनाने में इन्हें 25 दिन का समय लगा है, लेकिन इनका दावा है कि 6 महीने के भीतर ये रोबोट पूरी तरह से इंसानी शक्ल में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये आपकी बातों को सुनेगा भी और फॉलो भी करेगा। तब शायद इस लगाम की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस हिसाब से अभी बना है, इसके लेग पे काम हुआ है, तो अभी इसको तो हम लोग कहीं पे जो घूमने की जगह है और फन पर्पस है उसके लिए अभी यूज करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसपे इसका हेड, लेग, फिंगर सभी चीजें काम करेंगे और ये आप जो बोलोगे वो सेंस करेगा, बोलेगा, सुनेगा। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं सेम वैसा ये भी चलेगा। तो उस समय ये नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, आर्मीज के लिए और अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए ये रोबोट आपको यूज करते हुए देखने को मिलेगा। इस रोबोट को बनाने में अब तक 35,000 रुपए का खर्च आया है। लेकिन शुरुआत अगर इतनी शानदार है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब इन युवा इंजीनियर्स का ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो हम सब के लिए एक अनूठी सौगात होगी। आधुनिक टांगे की लगाम मेरे हाथ में, और इस लगाम के जरिए हम इस आधुनिक टांगे को मोड़ सकते हैं और इसको हम चला सकते हैं। तो ये आधुनिक टांगा जो है सूरत की सड़कों पे चल रहा है। इसको बनाने वाले कौन है, इसको क्यों बनाया, कैसे चलता है? संजय सिंह राठौड़, गुड न्यूज टुडे, सूरत। अब एक ऐसी सुखद तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। दरअसल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में कुछ ऐसा खास हुआ जिसके इलाके में खूब चर्चा हो रही है। यहां किया गया पुलिस वालों का नेक काम समाज को एक संदेश दे रहा है। साहब जी ने शादी करवाई हमारी बच्ची की, आपका उनका साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी इज्जत रखवा दी सर जी ने। बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सर जी को। उन्होंने हमारा इलाज करो, हमारी बच्ची की शादी करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके बच्चे बने रहे। पैसों की तंगी से जूझ रहे इस घर में जब शहनाई बजी, उसे देख हालात से मजबूर और बीमार मां का गला रूंध गया, मगर आशीर्वाद भी दिया उन खाकी वर्दी वालों को जिन्होंने उनकी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। लड़की के पिता महेंद्र पाल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में सफाई कर्मी हैं। बेहद मुफलिसी में जिंदगी बसर कर रहे इस शख्स के सामने बिटिया के हाथ पीले करना बस की बात नहीं थी। जब उनकी माली हालत थाने के SHO को पता चली तो थाने की टीम ने वो काम किया जिसकी कल्पना महेंद्र पाल ने नहीं की थी। मेरे पास ऐसा नहीं था जो मैं एक नमक की थैली भी ले खरीद के। पूरे थाने ने ऐसी शादी की है साहब कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी बिटिया की पीड़े हाथ करे है, मैं उनका बहुत एहसान मानता हूँ। खाने पूरा खर्चा सब उन्होंने उठाया, जो दान दहेज का, खाने पीने का सारा उन्होंने दिया है। साहब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी शादी कर पाऊंगा। महेंद्र पाल और उनके परिवार ने जब बिटिया की शादी तय की थी तो बताते हैं कि उनके पास 10 लोगों को खाना खिलाने का भी इंतजाम नहीं था। लेकिन जिस थाने में वो काम करते थे वहां पर उन्होंने SHO को बताया। उसके बाद थाने की पूरी टीम ने मिलकर देखिए पूरा इंतजाम, जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है वो सारा इंतजाम किया। हालांकि लड़के वालों ने भी दहेज में एक पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन थाने के इंचार्ज और थाने की टीम ने कहा कि हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहन को वो सब कुछ देकर भेजें जिसकी एक परिवार में रोजमर्रा के दिन में आवश्यकता पड़ती है। नोएडा पुलिस ने लाचार माँ बाप का सहारा बन लड़की का कन्यादान भी किया। प्राइवेट आदमी है तो जिसके पास सरकारी कोई मद नहीं है। हमें जानकारी मिली कि ये अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है, परंतु किन्हीं कारणोंवश पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है। इस बात को ध्यान में रख के हम सब ने एक मीटिंग करी
गोपनीय रूप से, जिसके बारे में महेंद्र पाल को कोई पता नहीं था। सबने सहयोग करने के बाद कहा कि जिससे जितना सहयोग बनता है लड़की की शादियां सब दे देते हैं। उसके बाद में कल की लड़की आशु, उनकी शादी थी और पुलिस ने कन्यादान स्वरूप जितना भी कर सकते थे सारा खर्च उसमें पुलिस के द्वारा किया गया है और काफी अच्छा लगा, मन को सुखद अनुभूति हुई किसी की मदद करने के बाद में। सोफा है, अलमारी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है और एक बाइक भी है। तो ये सारी चीजों का इंतजाम पुलिस ने अपने तरफ से किया और सिर्फ इन्हीं चीजों का नहीं बल्कि जिस हिसाब से शादी हुई, टेंट और कैटरिंग तक का खर्चा पुलिस और उनकी टीम ने मिलकर उठाया है। जब ये थाने में स्वीपिंग का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जब ये काम करते थे तो उन्होंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से वो अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर कभी ना कभी आपके सामने जरूर आता है, हालांकि किस रूप में आता है उस रूप को पहचानना मुश्किल है। इनके सामने ईश्वर पुलिस वाले बनकर आए और पुलिस वालों के इस काम के लिए उनको हमारा एक सलाम तो बनता ही है। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मौत पर अपना रुख बदल लिया है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में अब जहरीली शराब पीने से मौत होने पर सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत की घटना पर दुख जताते हुए ये बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ मोतिहारी ही नहीं बल्कि इससे पहले 2016 के बाद से जितने लोगों की शराब पीने से मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक शर्त रखी। शर्त यह कि पीड़ित परिवारों को डीएम के यहां ये लिखकर देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी जिससे उसकी मौत हुई। अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहां से ले लिए पी लिए उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफी उनको तो दुख है, तकलीफ है और ये भी कह दें कि हाँ साहब शराब नहीं पीना चाहिए। हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया ये लोग एक एक चीज का जिसका भी डेथ हुआ है अब सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ ये सब चीज तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 7 साल हो गए हैं। लगता है कि 7 साल का सफर शराबबंदी का सफल रहा है बिहार में? नहीं, सफल नहीं रहा है। इसलिए कि आज के तारीख में भी खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है और जो गरीब लोग हैं जो कि महंगा नहीं खरीद पाते हैं वो जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। क्यों सफल नहीं हो पाया? कारण आपको क्या लगता है? आप भी बिहार के एक नागरिक हैं। अगर सरकार ने फैसला किया कि 7 साल पहले की शराबबंदी बिहार में लागू हो तो सफल क्यों नहीं हो पाया? क्या लगता है? नहीं, सफल इसलिए नहीं हुआ है कि प्रशासनिक स्तर पर इसका एक गठजोड़ बना हुआ है जो कि ऊपर से नीचे तक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्हीं का आज होम डिलीवरी हो रहा है और लोग जहरीली शराब पी के मर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहरीली शराब लोग पी के हो रहा है। जो लोग पी रहे हैं तो योगी जी की तरह उनका भी घर ढा दीजिए, नहीं बनाएंगे। मतलब जो बुलडोजर मॉडल है उसको लागू कर। हाँ, बुलडोजर बाबा को बुलाइए, यहाँ बुला के तोड़वा दीजिए। आप भी बुलडोजर बाबा बनिए, उसका घर तोड़वा दीजिए। जो शराब बना रहा है जहरीली शराब उसका घर तोड़वा दीजिए, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह का कदम सरकार को उठाना होगा। नीतीश कुमार जी ने जो भी सोचा शराबबंदी के लिए कि इससे बिहार का क्या उत्थान होगा, आम पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा, ये सारा चीज कुछ नहीं पड़ा। शराब का स्मगल हो गया, पड़ोसी राज्य से शराब आ रही है, जितने पहले लोग पीते थे आज भी पीते हैं
गरीब के पहुंच के बाहर होने के कारण वो दूसरा रास्ता खोजते हैं, जहां से जिसको गलत शराब कहिए, जहरीला शराब कहिए, वो लुके छुपे पीते हैं। बहुत ऐसे मजदूर हैं जो दिन भर ऐसे काम करते हैं जिनको रात में चाहिए, तो वो अच्छी चीज नहीं मिलके गलत चीज पीते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद हमारी नेता लोग या जो भी पुलिस है वो एक्टिविटीज अपना करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अयोध्या के मंदिर में लगने वाली रामलला की नई मूर्ति के बारे में ट्रस्ट ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान रामलला की नई मूर्ति का रूप तय कर दिया है। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर में लगने वाली रामलला की नई मूर्ति धनुर्धारी के रूप में बनेगी। श्याम वर्ण की ये मूर्ति कर्नाटक से अयोध्या लाई गई कृष्णशिला से तराश कर बनाई जाएगी। मंदिर में खड़ी मुद्रा वाली इस प्रतिमा में भगवान राम धनुष बाण लिए हुए 5 साल के बच्चे के रूप में विराजमान होंगे। मंदिर के मूल गर्भगृह में लगने वाली ये मूर्ति 5 फीट ऊंची होगी, जिसे मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाएंगे। ट्रस्ट के मुताबिक योगीराज तय करेंगे कि प्रतिमा बनाने के लिए कर्नाटक के करकर गांव और हेगे देवन कोटे गांव से लाई गई कृष्णशिलाओं में से वो किसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि देश के बड़े संतों, भूवैज्ञानिकों, मूर्तिकारों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के जानकारों, इंजीनियर्स और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंथन करने के बाद मूर्ति निर्माण के लिए कृष्णशिला का चयन किया गया। अगले साल मकर संक्रांति पर्व पर मंदिर के मूल गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की स्थापना के लिए श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार।